नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर, जो कि पार्ट है तक्षशिला आईएएस बलिया का और मैं हूं अनूप उपाध्याय। साथियों, साउथ एशिया में क्या एक नया मिलिट्री अलाइनमेंट बन रहा है। पहले पाकिस्तान और चाइना और अब बांग्लादेश भी। और इस पूरे जियोपॉलिटिकल बदलाव के बीच नेपाल कहां खड़ा है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को JF-17 थंडर ब्लॉक 3 फाइटर जेट का फुल स्केल सिमुलेटर जो है वो सौंप दिया है। पहली नजर में यह सिर्फ एक पायलट ट्रेनिंग सिस्टम लगता है, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट इसे साउथ एशिया की बदलती स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स का संकेत मान रहे हैं, क्योंकि यह सिर्फ पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस कॉपरेशन नहीं, बल्कि चाइना का इन्फ्लुएंस और इंडिया रीजनल सिक्योरिटी कंसर्न से जुड़ा हुआ है और नेपाल सहित पूरे साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक बैलेंस से जुड़ा हुआ मामला बनता जा रहा है। साथियों, आज हम इस मुद्दे पर विस्तार पूर्वक आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहां आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा और उसके बाद अपने जो भी सुझाव हैं, जो भी आपके विचार हैं, उसे कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। और आज का टॉपिक है बांग्लादेश को JF-17, नेपाल भी खरीदेगा JF-17, भारत के लिए नया खतरा। समाचार पत्र द वीक, डिफेंस सिक्योरिटी एशिया जैसे समाचार पत्रों को हमने आधार बनाया है। द वीक लिखता है मेजर बुश टू पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस डील, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 सिमुलेटर रीच ढाका। Pakistan JF-17 move into Bangladesh signals major South Asian air power shift as combat simulator transfer point to imminent fighter deal। तीसरा न्यूज़पेपर लिखता है पाकिस्तान हैंड ओवर JF-17 फाइटर जेट सिमुलेटर टू बांग्लादेश। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं, आगे चर्चा करते हैं इस पर। साथियों, 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के संबंध लंबे समय तक अविश्वास, युद्ध की यादें और राजनीतिक तनाव से प्रभावित रहे। ढाका लगातार 1971 के एट्रोसिटीज के मुद्दे को उठाता रहा है, जबकि इस्लामाबाद और ढाका के बीच डिफेंस कॉपरेशन लगभग ठप रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में साउथ एशिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स ने दोनों देशों को धीरे धीरे करीब लाना शुरू किया है और अब संबंध केवल हिस्टोरिकल इमोशन तक सीमित नहीं है, बल्कि स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन, रीजनल डिप्लोमेसी, चाइना फैक्टर और इंडिया सेंट्रिक सिक्योरिटी कैलकुलेशन का मुद्दा भी जो है वह अब शामिल हो चुका है। विशेष रूप से मोहम्मद यूनुस के दौर में ढाका इस्लामाबाद के बीच में जो संवाद है वो बहुत तेज हुआ और इसके तहत डिप्लोमेटिक मीटिंग जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी। मिलिट्री ऑफिशियल जो हैं वो एक दूसरे के कांटेक्ट में बहुत ज्यादा रहे। डिफेंस के क्षेत्र में यानी कि रक्षा के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में बहुत ज्यादा कॉपरेशन हुआ, चर्चाएं जो है शुरू हुई। साथियों, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में पहली औपचारिक एयर स्टाफ टॉक्स भी जो है वो आयोजित की गई और इसके तुरंत बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो डील हुआ उस डील के माध्यम से JF-17 ब्लॉक 3 फाइटर सिमुलेटर सौंपना केवल एक तकनीकी घटना नहीं मानी जा रही है, बल्कि यह साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग का हिस्सा माना जा रहा है। अब ये जो पूरा का पूरा कदम है, इस कदम के संकेत क्या होंगे आपके स्क्रीन पर देखिए। सिमुलेटर का जो है पूरा डिजाइन है और सिमुलेटर क्या होता है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आपके स्क्रीन पर जो तस्वीर है वो पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स JF-17 ब्लॉक 3 की जो है वो तस्वीर है। ये मॉडल आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो प्रश्न हम बात कर रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा डील हुआ इसके संकेत क्या है। साथियों, सबसे पहले दोनों देशों के बीच में डिफेंस ट्रस्ट जो है वो बढ़ रहा है। ढाका पाकिस्तान के साथ लिमिटेड डिफेंस एंगेजमेंट को लेकर अधिक कंफर्टेबल दिख रहा है। बांग्लादेश नए मिलिट्री सप्लायर्स को खोज रहा है, यानी कि बांग्लादेश ट्रेडिशनली चाइना, टर्की और वेस्टर्न सिस्टम में इंटरेस्ट जो दिखा रहा था, अब पाकिस्तान को भी जो है वो डिफेंस ऑप्शन के रूप में देखने लगा है। पाकिस्तान का रीजनल इन्फ्लुएंस जो है वह साउथ एशिया में जो है बढ़ रहा है और पाकिस्तान यही चाह रहा है कि मैं अपने रीजनल इन्फ्लुएंस को जो है वो बढ़ाऊं और इस्लामाबाद साउथ एशिया में अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेवेंस को जो है वो मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, खासकर ऐसे समय में जब इंडिया का रीजनल इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। साथियों, इंडिया के लिए कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप से ये चिंता का विषय बन चुका है। नई दिल्ली के लिए डेवलपमेंट महत्वपूर्ण है क्योंकि बांग्लादेश ऐतिहासिक रूप से भारत का एक मित्र देश रहा है, एक पार्टनर रहा है।
पाकिस्तान बांग्लादेश मिलिट्री अगर करीब आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है वह क्षेत्रीय बैलेंस को जो है प्रभावित कर सकते हैं। बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न थिएटर में कई नई स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन जो है वो बन सकती है। इस पर दोनों को जो है वो ध्यान, मतलब भारत को जो है इस पर काफी ज्यादा ध्यान देना होगा, है ना। आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है सिम्युलेटर के अंदर की, जो तस्वीर है जो मैं एक एक करके आपके साथ दिखा रहा हूं, एक एक करके साझा कर रहा हूं। और ये JF-17B का जो है वो जब चाइना के साथ पाकिस्तान का डील हुआ था कि हम दोनों मिलकर बनाएंगे, तब की तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। साथियों, नई दिल्ली के लिए हमने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। आप अपने स्क्रीन पर ये बे ऑफ बंगाल देख रहे हैं, बंगाल की खाड़ी देख रहे हैं, साथ में ये ईस्टर्न थिएटर यानी कि नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र दिख रहा है, इसमें कई स्ट्रेटेजिक हमने कहा कि कैलकुलेशन जो है वो बन सकती है। साथियों, यहां चाइना फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जब अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ एक इमेज साझा की थी, एक तस्वीर मैंने जब आपको दिखाई थी, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये JF-17 प्रोग्राम जो है वो चाइना पाकिस्तान के कोलैबोरेशन का परिणाम है। इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान डिफेंस टाइज इनडायरेक्टली जो है वो चाइनीज इन्फ्लुएंस एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ माना जा रहा है। इस पूरी घटना ने साउथ एशिया में एक बड़ा जियोपॉलिटिकल क्वेश्चन खड़ा कर दिया है कि क्या बांग्लादेश अब मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रेटजी अपना रहा है, और यदि ऐसा है तो क्या आने वाले वर्षों में इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, चाइना और बे ऑफ बंगाल जियोपॉलिटिक्स पर इसका असर जो है वो दिखेगा। साथियों, JF-17 ब्लॉक 3 क्या है जिसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, पहले इसको भी हम लोग जो है वो समझ लेते हैं, और समझते हुए जो है इसको और भी ज्यादा इजी वे में जो है वो आपके लिए मैं इसको कर देता हूं। साथियों, आपके स्क्रीन पर ये JF-17 थंडर है, पाकिस्तान और चीन के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया हुआ ये बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है, और इसका उद्देश्य अपेक्षाकृत कम लागत में आधुनिक युद्ध क्षमता वाला एक ऐसा विमान तैयार करना था जिसे विकासशील देश की वायुसेनाएं आसानी से उपयोग कर सके। JF-17 का सबसे आधुनिक और उन्नत संस्करण जो है वो ब्लॉक 3 है, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, और पाकिस्तान इसे अपने नए पीढ़ी के युद्ध क्षमता वाला लड़ाकू विमान के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। इसकी क्षमताओं के बारे में बात करें साथियों, तो इसमें जो रडार सिस्टम है जिसको हम AESA रडार सिस्टम कहते हैं, ये आधुनिक रडार सिस्टम जो आपको देखने को मिल रहा है, इसके अंतर्गत ये आधुनिक रडार सिस्टम जो है वो लंबी दूरी तक कई लक्ष्यों को पहचानने में जो है वह सक्षम है, मतलब ट्रैक करने में सक्षम है। दूसरा, दृष्टि सीमा से परे, मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा है उसके दूर भी अगर कोई मिसाइल प्रणाली है, जैसे इसके अंदर BVR मिसाइल जो है वो सिस्टम है, और BVR जो मिसाइल सिस्टम है, इस BVR मिसाइल सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें, जो कि इसके अंतर्गत लगाई गई है, इस मिसाइल सिस्टम से दुश्मन के विमान को आंखों से दिखाई दिए बिना दूर से ही जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। इसके अलावा इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जिस सिस्टम के माध्यम से अगर हम बात करें तो दुश्मन के रडार और संचार प्रणाली को बाधित करने वाले आधुनिक उपकरण हैं। इसके अलावा सटीक प्रहार क्षमता है इसकी, यानी कि निर्देशित बमों और स्मार्ट हथियारों से अत्यंत सटीक हमला करने की क्षमता है। आधुनिक डिजिटल कॉकपिट प्रणाली इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। आप अपने स्क्रीन पर देखिए, इसके कॉकपिट की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है, जिसमें उन्नत स्क्रीन है, हेलमेट आधारित लक्ष्य प्रणाली है, आधुनिक नियंत्रण तकनीक है। यानी कि पाकिस्तान इसे कम लागत वाला लेकिन आधुनिक युद्ध क्षमताओं से लैस लड़ाकू विमान बताकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है इसे प्रचारित कर रहा है। अब जिस प्रकार से बांग्लादेश को लड़ाकू विमान सिमुलेटर जो है वो दिया गया, प्रश्न है कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। साथियों, रक्षा क्षेत्र में सिमुलेटर केवल प्रशिक्षण देने वाले मशीन नहीं होते। किसी देश को लड़ाकू विमान का सिमुलेटर सौंपना अक्सर जो है वो भविष्य के सैन्य सहयोग और संभावित विमान सौदे की तैयारी माना जाता है, क्योंकि किसी लड़ाकू विमान को वायुसेना में शामिल करना केवल विमान खरीदने तक सीमित नहीं होता है, इसके लिए पूरे सैन्य ढांचा को जो है वो तैयार करना पड़ता है। अब सैन्य ढांचा में अगर हम बात करें साथियों, तो जब किसी देश को विमान बेचा जाता है तो वहां के जो भी पायलट्स होते हैं, उन पायलटों को प्रशिक्षण दिया जाता है, तकनीकी कर्मचारियों को तैयार किया जाता है, रख रखाव प्रणाली को विकसित किया जाता है, युद्ध संचालन की रणनीति बनाई जाती है, हथियार प्रणाली को भी समन्वित किया जाता है, और इन सभी की शुरुआत सिमुलेटर प्रशिक्षण के माध्यम से होती है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसी कारण रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि सिमुलेटर की आपूर्ति अक्सर भविष्य में लड़ाकू विमान शामिल किए जाने का एक संकेत है। यानी पहले पायलटों को प्रशिक्षित कीजिए, फिर संचालन तंत्र विकसित कीजिए, तकनीकी और रखरखाव स्टाफ तैयार कीजिए, और उसके बाद वास्तविक लड़ाकू विमान जो है वो शामिल कर दीजिए। इसलिए बांग्लादेश को JF-17 सिमुलेटर मिलना जो है वह केवल तकनीकी सहयोग नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भविष्य में संभावित लड़ाकू विमान सौदे और बढ़ते रक्षा संबंधों का संकेत समझा जा रहा है।
साथियों अब प्रश्न यह है कि बांग्लादेश को क्या आवश्यकता पड़ गई JF-17 खरीदने के लिए। साथियों बांग्लादेश अपने एयर फोर्स को जो है वो मॉडर्नाइज कर रहा है और बांग्लादेश अपने एयर फोर्स को जब मॉडर्नाइज कर रहा है तो इस पर तेजी से काम कर रहा है और इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि बे ऑफ बंगाल में स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वो अपना बढ़ा रहा है। बे ऑफ बंगाल अब ग्लोबल स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बन चुका है। रीजनल सिक्योरिटी डायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो म्यांमार में जिस प्रकार से इंस्टेबिलिटी है, इंडिया चाइना के बीच में जिस प्रकार से राइवलरी है, मैरीटाइम कंपटीशन ने बांग्लादेश को मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की ओर ढकेला है। इसके अलावा वेस्टर्न फाइटर जेट जो है बहुत महंगे हैं। JF-17 उसके तुलनात्मक रूप से जो है वो सस्ता ऑप्शन माना जा रहा है। तो रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश 16 से लेकर 24 तक जो है इतनी संख्या में जो है वो JF-17 जो है वो खरीद सकता है और भविष्य में इसकी संख्या वो 48 तक बढ़ा सकता है। साथियों चाइना फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम भारत के पड़ोसी देशों को देखें, चाहे हम श्रीलंका की बात करें, चाहे बांग्लादेश की बात करें, चाहे पाकिस्तान की बात करें, चाहे नेपाल की बात करें, इन सभी के ऊपर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं चाइना का प्रभाव बढ़ चुका है और इन सभी देशों में अगर हम बात करें तो चाइना BRI के माध्यम से बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। अभी तक देखिए JF-17 के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो JF-17 का मेन अगर निर्माण करता वो चाइना है, लेकिन चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान के माध्यम से जो है उसको बाजार में और लेकर आ रहा है। पाकिस्तान इसको बांग्लादेश को दे रहा है और वो दिन दूर नहीं कि यही चाइना जो है वो इसको नेपाल को भी दे सकता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा प्रयास चाइना का ये रहेगा कि भारत को किसी भी प्रकार से जो है वो डर के माहौल में रखा जाए। तो यहां सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो है हमने कहा चाइना है और JF-17 प्रोग्राम में चाइना की ही बड़ी भूमिका है। इसलिए अगर बांग्लादेश ये एयरक्राफ्ट खरीदता है तो इनडायरेक्टली वह चाइनीज मिलिट्री टेक्नोलॉजी को लेता है, चाइनीज डिफेंस इन्फ्लुएंस में प्रभावित होता है, चाइनीज स्ट्रेटेजिक रीच उसकी बढ़ जाती है और बे ऑफ बंगाल रीजन तक वह मजबूत हो सकता है। और यही कारण है कि इंडिया इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। साथियों इंडिया की चिंता इसको लेकर काफी ज्यादा इसलिए बढ़ गई है क्योंकि इंडिया के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश डिफेंस कॉर्पोरेशन केवल एक सामान्य सैन्य संपर्क नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे साउथ एशिया की बदलती जियोपॉलिटिक्स के संदर्भ में देखा जा रहा है। यदि ढाका इस्लामाबाद मिलिट्री रिलेशन लगातार गहरे होते जाएंगे तो नई दिल्ली की स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन भी बदल सकती है। क्यों? क्योंकि भारत को जो है वो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो भारत को ईस्टर्न फ्रंट्स का जो क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, इस ईस्टर्न फ्रंट्स के क्षेत्र में भारत को जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो क्या देखने को मिलेगा, खतरा देखने को मिलेगा। क्योंकि पाकिस्तान के साथ अगर हम पश्चिमी क्षेत्र के बारे में अगर हम बात करें, हम वेस्टर्न फ्रंट्स के बारे में यहां की अगर हम बात कर रहे हैं तो वेस्टर्न फ्रंट पे पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं खतरा दे के रखा हुआ है। अब ईस्टर्न फ्रंट्स की बात करें तो कहीं ना कहीं एक नया प्रेशर जो है भारत पे बनेगा, लेकिन अब स्थिति जो है धीरे धीरे बदल रही है। बांग्लादेश और पाकिस्तान जिस प्रकार से आपस में करीब आ रहे हैं, चाइनीज ओरिजिन मिलिट्री सिस्टम बांग्लादेश में प्रवेश कर रहे हैं, रीजनल मिलिट्री कोऑर्डिनेशन मजबूत हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में भारत को केवल वेस्टर्न फ्रंट पे नहीं बल्कि अब आवश्यकता क्या हो गई कि ईस्टर्न फ्रंट्स के ऊपर भी भारत को ध्यान देने की आवश्यकता है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा की बात करें, बंगाल की खाड़ी के क्षेत्र की निगरानी की बात करें, वायु और समुद्री रणनीति की बात करें, सीमा सुरक्षा ढांचा की बात करें, यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे इंडिया की टू फ्रंट स्ट्रेटजी एंजाइटी की भी चर्चा है वो भी तेज हो रही है। साथियों भारतीय रणनीतिक समुदाय में पहले से ये काफी चिंता मौजूद है कि चाइना जो है वो धीरे धीरे साउथ एशिया में अपने प्रभाव को बढ़ा रहा है। कई देश चाइना के इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस प्रेजेंस में लगातार दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम बात पाकिस्तान की करें, श्रीलंका की करें, मालदीव की बात करें, बांग्लादेश की बात करें। अगर ऐसे स्थिति में पाकिस्तान और बांग्लादेश के डिफेंस टाइज मजबूत होते जा रहे हैं तो भारत में रीजनल एनसर्कलमेंट यानी कि भारत को चारों तरफ से घेरना और स्ट्रेटेजिक प्रेशर बनाने की जो है वो चिंता और ज्यादा बढ़ रही है। हालांकि यह पूरी तरह से मिलिट्री अलायंस जैसी स्थिति नहीं है, फिर भी परसेप्शन लेवल पर इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट जो है वो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथियों बे ऑफ बंगाल अब केवल व्यापारिक समुद्री क्षेत्र नहीं रहा, यह तेजी से इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुका है। आपने देखा कि किस प्रकार से, अभी मैंने 2 दिन पहले चर्चा किया कि अमेरिका भी जो है वो बे ऑफ बंगाल में एंट्री बांग्लादेश के माध्यम से कर चुका है, चाइना है ही, भारत है ही। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो बे ऑफ बंगाल का जो पूरा का पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा है, यह नौसैनिक प्रतिस्पर्धा, सामरिक बंदरगाह, समुद्री निगरानी, सबमराइन एक्टिविटीज, मैरीटाइम ट्रेड रूट्स और इंडो पैसिफिक पावर बैलेंस का क्षेत्र बन गया। यदि बांग्लादेश फ्यूचर में
चाइनीज या पाकिस्तानी लिंक डिफेंस सिस्टम को और अधिक अपनाता है तो बे ऑफ बंगाल में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन और तेज हो जाएगा। और भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि भारत के पूर्वी समुद्री व्यापार इसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। अंडमान और निकोबार स्ट्रेटेजिक कमांड इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। साथियों, इंडियन नेवी इसी क्षेत्र में अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का प्रमुख केंद्र बना के रखी हुई है। इसलिए बांग्लादेश पाकिस्तान डिफेंस कॉपरेशन को न्यू दिल्ली केवल बायलैटरल नहीं बल्कि वाइडर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पिक्चर के हिस्से के रूप में जो है देख सकता है। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि ये नेपाल जो है वो कहां है। साथियों, अभी तक नेपाल इस डील का हिस्सा नहीं है, लेकिन साउथ एशिया में जिस प्रकार से स्ट्रेटेजिक बैलेंस बढ़ रहा है, बदल रहा है, तो इसका असर नेपाल पर भी पड़ सकता है। नेपाल में जिस प्रकार से राष्ट्रवाद की भावना उठ रही है, जिस प्रकार से नेपाल के में अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना का कंपटीशन नेपाल की भूमि पर बढ़ रहा है। नेपाल पहले से इंडिया और चाइना के बीच में बैलेंसिंग डिप्लोमेसी करता रहा, लेकिन अब जिस प्रकार से नेपाल का खिंचाव चाइना की तरफ दिख रहा है, तो अगर भविष्य में अगर चाइना बैक्ड मिलिट्री इन्फ्लुएंस साउथ एशिया में बढ़ता है तो नेपाल पर भी इसका स्ट्रेटेजिक प्रेशर जो है बढ़ सकता है। साथियों, साउथ एशिया में मिलिट्री कंपटीशन बढ़ने का असर हिमालय के रीजन के भी पॉलिटिक्स पे पड़ सकता है। तो नेपाल को न्यूट्रलिटी, स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी और केयरफुली इस चीजों को जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेपाल में यूथ ऑडियंस की अगर हम बात कर रहे हैं तो नेपाल का जो यूथ ऑडियंस है वो अब जियोपॉलिटिकल कंटेंट तेजी से कंज्यूम कर रहा है। इंडिया चाइना टेंशन की बात हो, साउथ एशिया स्ट्रेटजी की बात हो, रीजनल सिक्योरिटी जैसे मुद्दे हो, नेपाल डिजिटल ऑडियंस में तेजी से पॉपुलर हो रहा है। साउथ एशिया की जिस प्रकार से तस्वीर बदल रही है, साउथ एशिया अब सिर्फ इंडिया पाकिस्तान राइवलरी तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह रीजन चाइना स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन रेस, बे ऑफ बंगाल का कंपटीशन, मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी की नई रियलिटी जो है बनती जा रही है। और अब छोटे देश सिर्फ एक कैंप में नहीं रहना चाहते हैं, बल्कि मल्टीपल पावर के साथ रिलेशन बैलेंस करना चाहते हैं। साथियों, डेवलपमेंट जो है वो 5 बड़े ट्रेंड्स जो है यहां दिखा रहा है। मल्टीपोलर अगर साउथ एशिया होता है तो अब साउथ एशिया बायपोलर नहीं रहेगा। चाइना रीजन में मेजर स्ट्रेटेजिक प्लेयर जो है वो बन चुका है। अब इन्फ्लुएंस सिर्फ ट्रेड से नहीं होगा, मिलिट्री ट्रेनिंग, सिमुलेटर्स, वेपन डील्स और डिफेंस कॉपरेशन से भी जो है वह अब डिफेंस डिप्लोमेसी जो है वो बढ़ रहा है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ट्रेंड हो रही है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देश स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करना चाहते हैं, मतलब इंडिया से भी संबंध रखना है, चाइना से इन्वेस्टमेंट चाहिए, पाकिस्तान जैसे देशों से भी अगर कुछ मिल जाए तो ले लो, अमेरिका को भी जो है अगर वहां से भी कुछ मिल जा रहा है ले लो। साथियों, बे ऑफ बंगाल एक क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच रहा है। फ्यूचर जियोपॉलिटिकल कंपटीशन का एक बहुत बड़ा केंद्र जो है वो बंगाल की खाड़ी बन रही है। इंडिया को अब सिर्फ बॉर्डर नहीं बल्कि अपने पड़ोसियों के साथ भी जो है वो डायनेमिक मैनेज करना होगा। अंततः मैं यही कह सकता हूं कि पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश को JF-17 स्मुलेटर सौंपना केवल एक तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम नहीं है, यह दक्षिण एशिया में बदलते रणनीतिक समीकरण, बढ़ते रक्षा सहयोग और चाइना के बढ़ते प्रभाव का संकेत माना जा रहा है। यदि भविष्य में बांग्लादेश वास्तव में JF-17 लड़ाकू विमान अपने में शामिल करता है तो इसका असर क्षेत्रीय सैन्य संतुलन और भारत के पूर्वी सुरक्षा रणनीति के ऊपर पड़ सकता है। साथ ही नेपाल सहित पूरे साउथ एशिया की नई रणनीति परिस्थितियों के अनुसार संतुलन बनाना पड़ सकता है। दक्षिण एशिया तेजी से बदल रहा है और आने वाले समय में भू राजनीति, सैन्य साझेदारी और रणनीतिक संतुलन ही इस क्षेत्र की दिशा तय करेंगे। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट के माध्यम से बताइए। क्या होने वाला है दक्षिण एशिया के जियोपॉलिटिक्स में? कैसे बदल रहा है दक्षिण एशिया का जियोपॉलिटिक्स? आपको क्या जो भी विचार आ रहे हैं आप कमेंट के माध्यम से बताइए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो मित्रों को भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।